Assalamu alaikum. But in this part, I'll be telling you about the trauma, particularly to the duodenum. Well, the part of the duodenum which is most commonly injured is the second part, right? Second part is most commonly injured. So I'll be telling you firstly the management of first, third, and fourth part of the duodenum together, and lastly the management of the second part of the duodenum which is most commonly injured, right? If the first, third, or fourth part of the duodenum is injured, what we can do is wherever the puncture is, wherever the hole is in the duodenum, you can do either of two things. You can either close it, that means you repair it, or you resect it. You repair it or you resect it. Let me explain this to you better. I am particularly now talking about the management of first, second, and the first, third, and the fourth part, right? Not the second part. What you can do better is this is the esophagus, stomach, C-shaped curve of duodenum. If let's suppose there is a hole in the wall of the duodenum due to maybe gunshot wound or whatever, penetrating injury, right? Anything. यू कैन डू आइदर ऑफ टू थिंग्स बेटा, या तो फिर इसको आप प्राइमरी रिपेयर कर दो, इसको पैक कर दो यहाँ पे, ठीक है, सूचर लगा के, या तो ये कर सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको कर दो रिजेक्ट और इन हिस्सों को आपस में कर दो एनास्टमोस, ठीक है, रिजेक्शन एंड टू एंड एनास्टमोसिस. वी आर बैक विथ द नॉर्मल थिंग with no more hole at all. Everything is good looking, wall is now all perfect, you can see no hole is there. This is the site of the anastomosis जहाँ पे हमने एनास्टमोस किया था. अब हमारा पर्पस ये होता है कि बेटा एनास्टमोस करके आपने इस पंक्चर से तो जान छुड़ा ली, लेकिन इस एनास्टमोसिस को हमने प्रिवेंट, इसको हमने प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर फूड यहाँ से आएगा तो उसके साथ एसिड भी आएगा, एसिड इसको करेगा डैमेज, तो ये कर सकता है लीक. तो हमने इसको करना है प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि करो पाइलोरिक एक्सक्लूजन, यहाँ से खुराक का आना नीचे बंद कर दो, तो फिर पेट की खुराक नीचे कैसे जाएगी अंतड़ियों में, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी. ये होगा कि फूड डायरेक्टली जेजुनम में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आगे जाएगा, इसको इरिटेट नहीं करेगा. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है बेटा कि if this is your esophagus, the stomach, the C-shaped curve of the duodenum and the loop of the jejunum, everything, ये है site of anastomosis, ठीक है. ये है आपकी स्किन. पहला काम क्या किया आपने बेटा, पाइलोरिक एक्सक्लूजन एंड गैस्ट्रोजिजनोस्टमी, so this can protect your site of anastomosis. Here comes at number 2, that is we are going to do the retrograde jejunostomy. इसमें क्या करते हैं, स्किन से हम डालते हैं एक ट्यूब, ठीक है, जेजुनम में, ठीक है, और दिस ट्यूब इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, दिस इज डायरेक्टेड रेट्रोग्रेडली टुवर्ड्स द साइट ऑफ द डैमेज, टुवर्ड्स द साइट ऑफ द डैमेज. पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड जमा हो, कोई सिक्रेशन जमा हो, कोई पस जमा हो, तो इसको ये फौरी तौर पे ड्रेन करके बाहर लेकर आए और वो जो भी चीज़ जमा हुई है इसको इरिटेट ना करे, इसको प्रोटेक्ट रखे. दिस इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद द मैनेजमेंट ऑफ द इंजरी टू फर्स्ट, थर्ड और द फोर्थ पार्ट ऑफ द duodenum. फर्स्ट ऑप्शन इज इसको रिपेयर करो सूचर लगा के, या तो रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टमोसिस कर दो. एनास्टमोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला ऑप्शन ये है गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, दूसरा ऑप्शन ये है रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी. फ्लूइड सारा ड्रेन करो, इसको इरिटेट करेगा ही नहीं, तो आपकी साइट ऑफ एनास्टमोसिस खराब नहीं होगी. नाउ लेट मी बेटा टेक यू टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द duodenum. सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum में ये मामला रहते हैं बच्चों के
अगर सेकंड पार्ट में कहीं पर भी पंक्चर है तो उसको पंक्चर को या तो जेजुनम का सिरोजल पेच लगा के उसको, जैसे कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे पंक्चर था, ये आपने पेच लगाया, पेच लगा के इस पंक्चर को बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका है बेटा कि अब आप चाहते हो कि ये पेच लगाया है ना, ये पेच ख़राब ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, पाइलोरिक एक्सक्लूजन एंड द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, यानी कि ऊपर से जो एसिड आना था पाइलोरिक एक्सक्लूजन कर दी तो इसको कर दिया बंद, और गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दी, तो अब यहाँ पे फूड और सिक्रेशन नहीं आएगी, तो ये पेच ख़राब नहीं होगा। तो पहला तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है, विपल की ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। विपल में क्या करते हैं, हेड ऑफ पेंक्रियास निकालते हैं, गॉल ब्लैडर निकालते हैं, और ये पूरा सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम निकालते हैं। तो पंक्चर ना रहेगा डुओडेनम, ना रहेगा पंक्चर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब 3 ट्यूब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, खास करके सेकंड पोर्शन ऑफ डुओडेनम की इंजरी में। ये क्या होती है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें। बेटा 3 ट्यूब टेक्निक कुछ इस तरीके से होती है कि एक्चुअली व्हाट यू डू इज जस्ट लुक एट दिस। ये है आपका इसोफेगस बेटा, स्टमक, सी शेप कर्व ऑफ द डुओडेनम एंड द लूप ऑफ द जेजुनम। अब आपने चाहे यहाँ पे रिसेक्शन करके एनास्टोमोसिस की है, या चाहे यहाँ पे पेच लगाया है पंक्चर को क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये आपने पंक्चर को क्लोज करने के लिए यहाँ पे लगाया है क्या, ये पेच लगाया है आपने। अब आप, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से फूड आएगा तो इसको इरिटेट करेगा और इसको डैमेज करेगा, तो हम इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं। तो एक तरीका तो मैंने बताया कि पाइलोरिक एक्सक्लूजन करके गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दो, एक तरीका ये है। अब ये 3 ट्यूब टेक्निक में नहीं आता। 3 ट्यूब टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ। 3 ट्यूब टेक्निक, पहली ये है कि आप, ये स्किन है, ठीक है, एक आप कर दो रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी, ठीक है, और एक आप कर दो फीडिंग जेजुनोस्टमी। आप फ़र्क देख रहे हो, ये है रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, रेट्रोग्रेड है, पीछे की तरफ है। इसका पर्पज़ क्या है, फ्लूइड को और सीक्रेशंस को, इरिटेंट्स को ड्रेन करना बाहर। और ये दूसरा वाला आप देख रहे हो, दिस इज़ एंटीग्रेड, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। इसका क्या पर्पज़ है, फीडिंग, खुराक यहाँ से दोगे यहाँ आएगी, पेट इसको पेट को ख़राब करेगी। खुराक यहाँ से दो, आगे जाएगी, इसके पास आएगी नहीं, मामला सही रहेगा। तीसरा काम कर दो गैस्ट्रोस्टमी, गैस्ट्रोस्टमी यानी ट्यूब लगा दो पेट के लेवल पे, स्टमक में, जो भी यहाँ पे सिक्रेशंस होंगी, एसिड होगा, वो यहाँ से ड्रेन होके बाहर चला जाएगा, ना यहाँ से कुछ आएगा, ठीक है। और अगर कुछ था भी तो वो ड्रेन हो जाएगा। खुराक कहाँ से देंगे, अगर यहाँ से सब कुछ ड्रेन कर रहे हो तो खुराक यहाँ से दोगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी। एक ट्यूब डालते हैं स्किन के थ्रू जेजुनम में, जो कि डायरेक्टेड होता है पीछे की तरफ। इसका काम होता है इस लेवल पे जो भी सिक्रेशन है उनको ड्रेन करना, ताकि ये पेज डिकम्प्रेस्ड रहे, इस पर कोई इरिटेशन ना हो। अच्छा, अब ऊपर से किसी किस्म की सिक्रेशंस ना आए तो उसके लिए आप करते हो ये गैस्ट्रोस्टोमी। अब सिक्रेशन कोई यहाँ से भी नहीं आएंगी, जो पहले से मौजूद थी वो भी आपने निकाल दी। खुराक कहाँ से देनी है, ये करो एंटीग्रेड जेजुनोस्टमी, इस तरीके से एंटीग्रेड जेजुनोस्टमी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका मुंह होना चाहिए ताकि खुराक जहाँ आए आगे चली जाए, पीछे ना। इसको कहते हैं 3 ट्यूब टेक्निक। अगर आपने की रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी, पर्पस क्या था, पेज के लेवल पे जो सिक्रेशन है उनको ड्रेन करना। फिर आपने की एंटीग्रेड जेजुनोस्टमी, पर्पस क्या था, फीडिंग। इसका पर्पस क्या है, गैस्ट्रोस्टोमी का, ऊपर से कोई सिक्रेशन ना आए, पेट से इसको ड्रेन कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा या द मैनेजमेंट ऑफ डैमेज टू द सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में क्या किया था, या डायरेक्ट रिपेयर करो या रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो। एनास्टोमोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप पाइलोरिक एक्सक्लूजन करके गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करो, या उसमें हमने रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी की थी, ठीक है। यहाँ पर 3 ट्यूब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हर जगह से प्रोटेक्ट करते हैं एनास्टोमोसिस को। रेट्रोग्रेड जेजुनोस्टमी भी करते हैं, फीडिंग के लिए एंटीग्रेड जेजुनोस्टमी, और ऊपर से गैस्ट्रोस्टमी भी करते हैं, सही। और ये पेज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए। नाउ कम्स बेटा पेराड्यूडेनल हेमाटोमास। इफ देयर इज द कलेक्शन ऑफ द ब्लड दैट इज हेमाटोमा अराउंड द डुओडेनम, अगर ऑपरेशन करने के दौरान आपको ये हेमाटोमा मिल जाए तो गुड,
फिर डिपेंड करता है हेमाटोमा 2 सेंटीमीटर से छोटा है या 2 सेंटीमीटर से बड़ा है और एक्सपेंडिंग है। अगर ऑपरेशन के दौरान आपको हेमाटोमा मिलता है और 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ऑपरेशन के दौरान आपको 2 सेंटीमीटर से बड़ा हेमाटोमा मिलता है और वो एक्सपेंडिंग हेमाटोमा है तो इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। और अगर आपको इंट्रा ऑपरेटिवली हेमाटोमा नहीं मिलता, ऑपरेशन करके आपने पेशेंट को पैक कर लिया, डुओडेनम की जो ऑपरेशन थी वो करके फिर आपने पेशेंट को पैक कर लिया, फिर सीटी मंगवाई, उस पर आपने देखा कि इंजरी के 12 से 72 घंटे के बाद आपको पेराडुओडेनल हेमाटोमा मिला, जिसकी सीटी पे अपीयरेंस कैसी आती है, स्टेक्ड क्वाइन अपीयरेंस। ये क्वाइंस हैं, ये स्टेक्ड एक दूसरे के ऊपर क्वाइंस पड़े हुए, तो स्टेक्ड क्वाइन अपीयरेंस आती है किसकी, पेराडुओडेनल हेमाटोमा की। अगर डुओडेनम का प्रोसीजर करने के दौरान आपको मिल जाता है हेमाटोमा तो डिपेंड करता है इसकी साइज़ पे। 2 सेंटीमीटर से छोटा है ऑब्जर्वेशन पे रखोगे, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है एक्सपेंडिंग है एवेक्यूएट करोगे। ऑपरेशन कर लिया आपने, पेशेंट को किया पैक, 12 से 72 घंटे के बाद इंजरी के सीटी मंगवाई, उस पर मिल रहा है स्टेक्ड क्वाइन अपीयरेंस, तो इट इज़ पेराडुओडेनल हेमाटोमा। अच्छा, इस केस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, दोबारा आप पेशेंट को ओपन नहीं करते। जो लेट हेमाटोमा बनते हैं वो 2 से 3 दिन में 90% केसेस में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ से खुद ब खुद। बस सिर्फ ये है कि बावल सपोर्ट देनी है, बावल को लोड नहीं देना। बावल को लोड ना देने के लिए ओरल डाइट बंद करेंगे, एनजी पास करेंगे, पेशेंट को टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन देंगे ताकि हेमाटोमा रीएब्जॉर्ब हो जाए, फिर आप खुराक स्टार्ट कर सकते हो मुंह के जरिए से, ठीक है। इस तरीके से दोबारा रिकैप कर रहा हूँ बेटा, अगर ऑपरेशन के दौरान मिल जाता है और 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो निकाल लो। ऑपरेशन के दौरान नहीं मिलता, लेट मिलता है 72 आवर्स आफ्टर द इंजरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीटी करा के कंफर्म कर लो कि स्टेक्ड क्वाइन अपीयरेंस है, हेमाटोमा है या नहीं। अगर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेट हेमाटोमा है, 2 से 3 दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बस आपने सिर्फ बावल सपोर्ट देनी है। ओरल डाइट बंद करें, पैरेंटरल न्यूट्रिशन आप ऑन कर दें, जाहिर सी बात है फीडिंग तो करानी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डुओडेनल एंड द पेराडुओडेनल ट्रॉमा। नाउ कम्स बेटा small bowel injury other than the duodenum. अगर बेटा उस पर भी सीटी करते हैं, सीटी कंट्रास्ट करके देख सकते हैं कि जेजुनम में या फिर इलियम में डैमेज हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई इंजरी नहीं मिलती और फिर भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो रिपीट करवाओ सीटी 6 से 8 घंटे के बाद, रिपीट सीटी 6 to 8 आवर्स लेटर टू कंफर्म द वर्सनिंग। आपने सीटी स्कैन करवाई, इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड मिला है, सिर्फ हॉलो ऑर्गन की कोई इंजरी नहीं है, यानी कि अगर ये जेजुनम में या लूप ऑफ इलियम है, इसमें कोई इंजरी नहीं है, ठीक है। जो सराउंडिंग जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड मिल रहा है, ये फ्लूइड सस्पिशन क्रिएट कर रहा है, ये फ्लूइड सस्पिशन क्रिएट कर रहा है कि इंजरी हुई है, लेकिन ये जो आपका विस्कस है, ये जो होलो ऑर्गन है, इसमें कोई इंजरी नहीं हुई। अलबत्ता फ्लूइड यहाँ मौजूद है जो एक सस्पिशन क्रिएट कर रहा है कि इंजरी हुई है, ठीक है। आपने पहले सीटी किया, सीटी पे फ्लूइड मिला, होलो ऑर्गन की इंजरी नहीं मिली, सस्पेक्टेड इंजरी है अभी भी, तो 6 से 8 घंटे के बाद आप सीटी जो है रिपीट करोगे। उस पर भी अगर आपको इसमें कुछ नहीं मिलता तो दैट्स इट, देयर इज़ नो इंजरी। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर हॉलो ऑर्गन की इंजरी है तो फिर डिपेंड करता है कि स्मॉल लेसरेशन है या लार्ज लेसरेशन है। लार्ज लेसरेशन व्हेन मोर देन 50% ऑफ द सर्कमफेरेंस इज इन्वॉल्व्ड एंड ल्यूमन डायमीटर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 नॉर्मल। सर्कमफेरेंस कितना इन्वॉल्व हुआ है, मोर देन 50% सर्कमफेरेंस हैज़ बीन डैमेज्ड और ल्यूमन का साइज 1/3 नॉर्मल हो गया है। स्मॉल लेसरेशन से प्राइमरी रिपेयर करोगे, यानी कि अगर ये टीयर है तो इसको प्राइमरी रिपेयर करोगे, सूचर लगा के इसको बंद कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज लेसरेशन है, इतना बड़ा लेसरेशन है तो क्या करोगे, रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा स्मॉल बाउल। I hope you are clear with this. In the later part, I'll be telling you about the large bowel, especially the colon and rectum. Right, beta. Now, after the small bowel comes the large bowel. That is colon का trauma और फिर नीचे rectum का trauma. Interesting. What we're gonna do is, just let me tell you right over there.
you see this is your, let's suppose, bowel, and this is the puncture. You can treat this puncture with two methods. We're discussing the colon trauma. Colon ka trauma. You can treat this puncture as one of two ways. You can either do primary repair, right, or you can do Hartmann procedure. Hartmann procedure, ठीक है. What do you mean by primary repair? ओके, चलो यहाँ पे बताता हूँ प्राइमरी रिपेयर. Primary repair is beta, if this is the puncture, let's suppose this is the puncture. In primary repair, what you do is simply pick the puncture side. Simply pick the side of the puncture. यहाँ पे सूचर लगाओ, पेच लगाओ, जो भी लगाओ, इसको पैक कर दो, ठीक है. प्राइमरी रिपेयर में क्या आता है, इसको डायरेक्टली पेच लगा के या सूचर लगा के क्लोज कर दो. या फिर प्राइमरी रिपेयर में ये भी आता है कि आप इसको रिजेक्ट करके इसकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो. यानी कि ये सेगमेंट था अफेक्टेड, इसको रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करके आप इसको कर दो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस. रिजेक्ट कर दिया, ये साइट ऑफ एनास्टोमोसिस है, ये साइट ऑफ एनास्टोमोसिस है, ठीक. दिस इज द प्राइमरी रिपेयर. एंड प्राइमरी रिपेयर इज डन व्हेन देयर इज ट्रॉमा ऑफ राइट साइड ऑफ द कॉलम or transverse colon, right? But what if the trauma is of the left side of the colon, that is the descending colon? तो उस केस में you have to do with Hartmann. Hartmann में क्या करते हैं, this is the ascending colon, transverse colon, descending colon, और डिसेंडिंग कॉलम में पंक्चर है. दिस इज द पंक्चर. करना क्या है, रिजेक्शन आप करोगे, ठीक है. नीचे है रेक्टम और एनस, ठीक है. इसको रिजेक्ट करोगे, इस पोर्शन को, और इससे क्या होगा, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब, ट्रांसफर्स. दिस इज द लोअर डिसेंडिंग लिम्ब. आपने क्या किया, यहाँ से नीचे वाला जो अफेक्टेड सेगमेंट था वो कर दिया रिजेक्ट. नीचे रेक्टम को बना दिया स्टम्प, रेक्टल स्टम्प कर दिया. और आप क्या करो, ये स्किन है, आप कर दो कोलोस्टमी, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड हार्टमैन प्रोसीजर. रेक्टल स्टम्प करके डाइवर्टिंग कोलोस्टमी कर दो, ठीक. एंड दिस इज डन व्हेन देयर इज द ट्रॉमा टू लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम. दिस इज ऑल यू नीड टू नो व्हेन देयर इज द ट्रॉमा ऑफ कॉलम. दैट इज इट, simple as possible, nothing else. When there is a trauma of the right side of the colon or transverse colon, simply पेच लगाओ, सूचर लगाओ, या रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो, बस, कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर खास करके लेफ्ट साइड ऑफ कॉलन का है तो रिजेक्शन करोगे, ठीक है. रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस को हम प्रीफर नहीं करते लेफ्ट साइड पे, रेक्टल स्टम्प करके कोलोस्टमी कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड हार्टमैन प्रोसीजर. दिस इज डन इन केस ऑफ कॉलन का ट्रॉमा. यू सी हियर, राइट. पहली चीज़ प्राइमरी रिपेयर, या तो उसको रिपेयर करो वहीं पे, पेच लगाओ, या रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हार्टमैन का. हार्टमैन में हम क्या करते हैं, अफेक्टेड सेगमेंट को रिजेक्ट किया, डिस्टल एंड को स्टम्प किया, प्रॉक्सिमल एंड को कोलोस्टमी कर देंगे. तीसरा भी है, मैं बताता हूँ. तीसरा भी, वो भी लेफ्ट साइड के लिए करते हैं. उसमें क्या करते हैं बच्चों, कि आप ने जब रिजेक्शन की ना, इसको यहाँ लेकर आते हैं, आपने जब रिजेक्शन की तो लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये असेंडिंग लिम्ब है, दिस इज द ट्रांसवर्स लिम्ब. अच्छा, बात यह है कि रिजेक्शन के बाद आप नीचे स्टम्प करके कोलोस्टमी नहीं करो. आप एक काम करो कि इसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दो रेक्टम के साथ. ये आपने
रिजेक्शन के बाद स्टम्प करके बाहर नहीं निकालो, रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर लो, ठीक है। और आप बोलोगे ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये तो अगर कर लें तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, प्राइमरी रिपेयर और इसमें क्या फ़र्क हुआ। प्राइमरी रिपेयर में हम क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। यहाँ पर बेटा इस एनास्टोमोसिस को आप प्रिवेंट भी करते हो, प्रोटेक्ट भी करते हो। कैसे? दिस इज द सिकल पाउच, दिस इज द आइलियम, दिस इज द आइलियम। तो आप टेम्पररी डाइवर्टिंग आइलियोस्टमी कर देते हो, टेम्पररी डाइवर्टिंग आइलियोस्टमी कर देते हो। दिस इज योर स्किन, ठीक है। इस आइलियम को आप ओपन कर देते हो आउटसाइड, तो जो फूड जो भी चीज़ आएगी आइलियम से बाहर जाएगी, ठीक है। कॉलोन में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, इस आपकी साइट ऑफ एनास्टोमोसिस को कोई डैमेज नहीं करेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब मुझे बताओ, अगर राइट साइड राइट कॉलोन का ट्रॉमा हो या ट्रांसवर्स कॉलोन का ट्रॉमा हो तो क्या करेंगे, बोलो? प्राइमरी रिपेयर, ठीक है। प्राइमरी रिपेयर में या तो उसको पेच लगा के सूचर लगा के क्लोज करोगे, या पेच लगा के या सूचर लगा के क्लोज करोगे, या फिर रिसेक्शन करके एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है, नथिंग एल्स, सही। और अगर ये लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट कॉलोन का हो तो फिर हम इसमें ख्याल करते हैं थोड़ा। एक तो हम हार्टमैन करते हैं, सही। हार्टमैन में क्या था, रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, नो, रिजेक्शन करके स्टोमा बना दो, खास करके कोलोस्टोमी कर दो, सही। दूसरा था हमारे पास रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करो, लेकिन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस को प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे? टेम्पररी डाइवर्टिंग आइलियोस्टमी करके। यार कोई इसमें रॉकेट साइंस मेरा तो नहीं ख्याल है कि नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, सही। नाउ कम्स बेटा रेक्टल ट्रॉमा। डिपेंड करता है कि रेक्टम का ट्रॉमा लो रेक्टल ट्रॉमा है या हाई रेक्टल ट्रॉमा है, और हाई रेक्टल ट्रॉमा भी इंट्रा पेरिटोनियल है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है। अगर लो रेक्टल ट्रॉमा है तो फिर तो आप एनली जा के ट्रांस एनली जाके उसको ठीक कर सकते हो क्योंकि काफ़ी नीचे है, ठीक। अगर हाई रेक्टल ट्रॉमा है और इंट्रा पेरिटोनियल है तो ट्रीटमेंट वही रहेगा जो कि कोलोन के ट्रॉमा के केस में था, सही। और क्योंकि रेक्टम लेफ्ट साइड पे आता है तो हम प्रीफर क्या करेंगे, या तो हार्टमैन करें या तो रिजेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करके डाइवर्टिंग इलियोस्टमी या डाइवर्टिंग कोलोस्टमी करते हैं, सही। ताकि अगर रेक्टम में किसी पार्ट को हमने रिजेक्ट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस की भी है तो उस एनास्टोमोसिस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए डाइवर्टिंग कोलोस्टमी या डाइवर्टिंग इलियोस्टमी कर देंगे, ठीक। तो कहने का मकसद ये है बेटा, अगर लो रेक्टल ट्रॉमा है तो एनली जाके एनएस के थ्रू जाके हम उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर हाई रेक्टल ट्रॉमा है और स्पेशली इंट्रापेरिटोनियल पार्ट का ट्रॉमा है तो उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल सेम एज द लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन के लिए ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। चल, लेकिन अगर हाई रेक्टल ट्रॉमा हो और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो पार्ट ऑफ द रेक्टम, सो ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस साइट इज नॉट एक्सेसिबल, तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इफ लेट्स सपोज बेटा दिस इज योर पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, ऊपर आपके पास कॉलोन मौजूद है, सही है। दिस इज दिस ट्रांसवर्स कॉलोन, सेंडिंग कॉलोन, लेफ्ट साइड पे तो मैंने पूरा रेक्टम बना दिया समझाने के लिए। दिस इज द सीकम, दिस इज द आइलियम, राइट। अब करना यूँ है, फर्ज करो, फिलहाल अपने में इसमें 3D जो डेमोन्स्ट्रेट कर नहीं सकता, फर्ज करो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट है आपके रेक्टम का, ठीक है, और इसमें इंजरी है। क्या हम इस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट को ट्रांस एनली जाके ठीक कर सकते हैं? नहीं। एब्डोमेन के थ्रू जाके ठीक कर सकते हैं? नहीं। एक्स्ट्रा अगर ये इंट्रा पेरिटोनियल पार्ट होता हाई रेक्टल, ठीक है, तो हम इसको ठीक कर देते, लेकिन इट इज़ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट ऑफ द रेक्टम विच इज़ इनएक्सेसिबल। यहाँ पे एक्सेस लेना बड़ा मुश्किल है, डीप स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट ऑफ द रेक्टम। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, फ़र्ज़ करो ये पंक्चर मौजूद है आपके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट ऑफ द रेक्टम में, तो आप अगर इसको ठीक नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हो ना, कि इसमें जो फूड फीसेस जो भी सिक्रेशंस आ रही हैं सब आना बंद कर दो,
अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा इस पोर्शन में तो क्या होगा, ये मज़ीद डैमेज नहीं होगा, सिर्फ पंक्चर की शक्ल में पड़ा हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अगर आपकी स्किन है तो या तो डाइवर्टिंग इलियोस्टोमी कर दो या डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी कर दो, ठीक है, या डाइवर्टिंग आइलियोस्टोमी कर दो या डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी कर दो। फीसिस यहाँ पे बनेगी, यहाँ चली जाएंगी, इस तरफ नहीं जाएंगी, फीसिस यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी, तो आपका जो पंक्चर है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। या अगर बहुत सीवियर डैमेज है, इलियोस्टोमी कोलोस्टोमी भी नहीं कर रहे, तो फिर इसका ऑप्शन होता है बेटा, ये रहा हार्टमैन प्रोसीजर। हार्टमैन प्रोसीजर इस सेक्शन को रिमूव कट करके ऊपर से स्टम करके डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है। और प्री सैक्रल ड्रेनेज का भी ऑप्शन होता है, वी कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट, नॉट रियली एक्सेसिबल, रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, but we can go to we can go through this particular route, that is pre-sacral, and we can drain if there is any secretion or fluid collection. The summary of the entire thing is that बेटा, अगर लो रेक्टल ट्रॉमा है तो ट्रांसएनली ठीक हो जाएगा नीचे से ही, हाई रेक्टल है, एक्स्ट्रा इंट्रापेरिटोनियल है तो भी ठीक हो जाएगा, जैसे वही मैनेजमेंट है जो लेफ्ट कॉलोन के ट्रॉमा की मैनेजमेंट थी। और उसके अलावा अगर हाई रेक्टल है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है, तो वो इनएक्सेसिबल स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें बेटा फिर या डाइवर्टिंग इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। सीवियर केसेस में प्रीसेक्शनल ड्रेनेज करते हैं और हार्टमैन करते हैं, अदरवाइज नॉट। This is all about beta injuries of your bowel system, especially the large bowel and previously the small bowel, right? In the next part, I'll be carrying retroperitoneal injuries. For now, thank you so much. Class dismissed.